हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं मनीष मिश्रा आपके लिए पुनः लेकर आया हूं आज नया एक पाठ। हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। बेटा, इस पाठ को करने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मैंने आपको कहा भी है कि आप इसके वन लाइनर और प्लस इसके जो वन शॉट रिवीजन है उनको देखिए। साथ में मैराथन क्लास है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इनको देख रहे होंगे, तब आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, सबसे पहली बात है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नियोजन क्या होता है। नियोजन क्या होता है, ये दिमाग में आना चाहिए। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए बोले आपके 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने, तीनों, है ना। वैसे 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आप इस 24 घंटे को इस तरीके से बांटेंगे जिससे कि आप पूरे 5 सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, भूगोल है, इन सबको आप पूरा टाइम दे सकें। तो ये जो काम किया, उसी को नियोजन कहते हैं। अब नियोजन को हम यहां कहां पढ़ रहे हैं कि नियोजन का तात्पर्य यह है कि सोच समझकर उपलब्ध संसाधन, जो 24 घंटे थे आपके लिए उपलब्ध संसाधन है, उसका उचित प्रकार से उपयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र विकास के कार्यक्रम की योजनाएं बनाना। आपको मालूम करना, राजस्थान में आप बात कर रहे हैं कि साहब हमको तो सर मरुस्थल के बारे में काम करना है, तो पहले आप इसके अनुसार योजना बनाएंगे, क्योंकि इसकी योजना अलग बनेगी। अगर आप मैदान की बनाएंगे तो इसकी योजना अलग बनेगी, और अगर आप पठार की बनाएंगे तो इसकी योजना अलग बनेगी। तो नियोजन का तात्पर्य सोच समझकर उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए किसी क्षेत्र विकास के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना और फिर उसे क्रियान्वयन करना, उसे लागू करना। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर है। अब हम बात करें कि इसमें नियोजन किया कैसे गया। देखिए, जब भारत जब आजाद होता है, उसके बाद में जिम्मेदारी ये थी कि हम राज्य को और केंद्र के लिए सरकार ने कहा कि उसके लिए योजनाएं बनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो यहां पर योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। अब योजना आयोग इस वक्त अभी वर्तमान में नहीं है। यहां पर इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है 1951 के अंदर। 5-5 साल के अंदर योजना बना रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। ठीक है, नीति आयोग ने। अब ये नीति आयोग क्या है सर? नीति आयोग क्या है? देखिए, देखो, नीति का मतलब होता है एन यानी नेशनल, आई यानी इंस्टीट्यूट, टी यानी ट्रांसफॉर्मिंग, और आई यानी इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटा देखो, मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं। वैसे मुझे कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं आपको कि आपको ये चैप्टर देखना है। मैं सीधे क्वेश्चंस पर आऊं, लेकिन एक हल्का से एक बार रिवीजन कराना चाह रहा हूं, जिससे हम समझ सके हम क्या करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। देखिए, राष्ट्रीय, नेशनल का, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, और ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है परिवर्तित। इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, पदेन अध्यक्ष होते हैं। आप पॉलिटिकल में पढ़ते होंगे पदेन अध्यक्ष। देखिए, पदेन का मतलब होता है कि इसका अध्यक्ष बनता नहीं है। जो पदेन यानी जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा, वो ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष बन जाएगा। बात क्लियर है कि जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष बन जाएगा, उसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। पहले पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे श्री, और अभी भी वही है, वर्तमान में भी वही है, पहले भी वही थे, सबसे पहले। अब नीति आयोग के कार्य क्या है? वही कार्य है जो मैंने बात की थी आपको। ये केंद्र राज्य को सलाह देगा और वो देश के आर्थिक निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हमारा जो प्रशासन है बेटा, वो केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण है। हर सरकार के पास में अपने प्रशासन को चलाने की अलग व्यवस्था है, तो वहां पर ये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आगे हम देखें कि नियोजन के प्रकार क्या है ना। हल्का सा देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, दोनों को साथ लेकर चलूंगा। खंडीय नियोजन क्या है? खंडीय नियोजन आप भी समझ लीजिए। मैं आपसे बात करूं, अपनी बात करते हैं, कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर यहां पर मैंने कहा कि भैया सरकार है, वो पैसा खर्च कर रही है, कुछ भी 1000 रुपए खर्च कर रही है, तो कुछ पैसा वो शिक्षा पर खर्च कर देगी, कुछ पैसा वो मान लीजिए स्वास्थ्य पर खर्च कर देगी, कुछ पैसा वो सड़क पर, परिवहन पर खर्च कर देगी। ठीक है जी। ये हो गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे खंडों में बांटकर वहां पर कुछ आपका निवेश किया जाता है, उसे खंडीय नियोजन कहते हैं। अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टर में बांट दिया जाता है। बात क्लियर है? लेकिन होता क्या है, इतना करने के बावजूद भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो विकास से दूर रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना कर लिया, लेकिन हम बात करें युवाओं के लिए रोजगार नहीं आ पाया। मान लीजिए युवाओं के लिए रोजगार नहीं आ पाया। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस जो क्षेत्र इस मतलब विकास से अछूता रह गया, उसके लिए अलग से योजनाएं बनेगी।
उसके लिए क्या बनेगी, अलग से योजना बनेगी, जिसको हम कहेंगे प्रादेशिक नियोजन। यानी देश के सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास नहीं होने पर, मेरा ये देश है, मान लीजिए मैंने इस पर भी खर्च कर दिया, इस पर भी खर्च कर दिया, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार नहीं है ना, वहां पर नहीं है, तो मुझे उसके लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी, तो वो आएगा प्रादेशिक नियोजन के अंदर। क्लियर आपके पास दिमाग में? आगे देखें, लक्ष्य क्षेत्र के नियोजन क्या होते हैं कि आर्थिक रूप से, तो नाम से स्पष्ट है, मेरी क्लास में आपको कहता हूं रटना नहीं है। लक्ष्य क्षेत्र के नियोजन यानी आप पहले लक्ष्य टारगेट बनाइए। आप अपने घर में भी रहते हैं, आपके पापा भी रहते हैं, वो कुछ पैसे कमा रहे हैं तो वो टारगेट सेट करते हैं कि भैया मुझे इतना पैसा इधर खर्च करना है, इतना पैसा इधर खर्च करना है। तो लक्ष्य क्षेत्र यानी पहले लक्ष्य क्षेत्र, लक्ष्य बनाया, उसके लिए नियोजन किया गया। अब लक्ष्य क्षेत्र कौन से हैं? आपकी किताब में 3 ही दे रखे हैं, वही याद करने हैं। एक तो कमांड नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो जल के लिए होता है, एक सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और एक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसकी बात हो रही है। बड़े हम अच्छे ढंग से इन दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पर। लक्ष्य समूह क्या होते हैं? लक्ष्य समूह 2 है। लक्ष्य समूह का मतलब आप अपने समाज में कोई समाज वर्ग है, कोई ऐसा वर्ग है, उसके लिए अलग से योजना बनाई है, तो क्षेत्र के हिसाब से बन रही थी, ये क्षेत्र के हिसाब से बन रही थी, ये समूह के हिसाब से है। आपने जो छोटे किसान उनको बनाकर बनाई लघु कृषक विकास संस्था, फुल फॉर्म होती है SFDA, स्मॉल, F फॉर फार्मर, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एजेंसी, है ना, और दूसरा है सीमांत कृषि विकास संस्था, MFDA, है ना, माइनर फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये प्रश्न सीधे आ जाते हैं कि ये कौन से हैं। हम आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, ठीक है, और हमारे पास में सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम भी है जो हम देखेंगे, ये 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। अब हम करते हैं चैप्टर को शुरू। ये आपके लिए ब्रीफिंग अपने पढ़ा दिया है, छोटी सी नॉलेज दी है। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। लीजिए, आपके सामने समय आ गया है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर घड़ी को ले लिया है। लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लक्ष्य क्षेत्र है या लक्ष्य समूह है? सर ये लक्ष्य क्षेत्र है, हमने किए थे कमांड, सूखा और पर्वतीय। ओके जी, अब आपके लिए ऑप्शन है कि ये कब हुआ था? 4थी में हुआ था पंचवर्षीय योजना में, 5वीं में, 6वीं में या 7वीं के अंदर? आपका समय शुरू होता है, आप मुझे बताइए। आपने जरूर पढ़ा होगा कि बताइए 4थी में है, 5वीं में है, 6वीं में है या 7वीं में है? हाँ बिल्कुल, आप हम आराम से शानदार ढंग से पढ़ेंगे बेटा। आपने कर लिया होगा, ये 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर देखिए आप इसके बारे में। यहाँ पर पहली बात, 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है? सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करना। क्षेत्र वही राजस्थान। अगर हम बात करेंगे सूखा कहां पर है, आपका राजस्थान, आपका गुजरात, कुछ हरियाणा भाग, तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिम MP, महाराष्ट्र का मराठावाड़ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना का पठार, यहां पर भी बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। पंचम पंचवर्षीय योजना में 5वीं के अंदर 4थी में शुरू किया गया है। इस योजना को बढ़ाकर, कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया। इसके लिए मैं छोटा सी चीज बताना चाहूंगा, क्यों दिया गया सिविल निर्माण पर। देखो होता क्या है बेटा, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम था, यहां पर पहले ही जमीन क्या है, बंजर है। अब क्या करने लगे, जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहा तो लोग कृषि नहीं कर सकते, है ना, तो वो सीमांत भूमि जो कृषि भूमि थी उसका अलग जगह उपयोग करने लगे। तो सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को हम सिविल सेवा में, जैसे सिविल निर्माण समझ रहे हैं आप, कोई भवन बना दिया, नरेगा का काम दे दिया, है ना, नरेगा का काम दे दिया कुछ काम करने के लिए, ऐसे कार्यक्रमों की यहाँ पर योजना बनाई गई। लेकिन देखिए भैया, अगर आपको मरुस्थल में काम करना है तो इसको हरा भरा तो बनाना पड़ेगा। बाद में सरकार क्या करती है, सिंचाई के लिए, परियोजना के लिए, भूमि विकास कार्यक्रम के लिए, वनीकरण के लिए, चारागाह के लिए पुनः काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, आप मेरा लॉन्ग वीडियो देखेंगे, वहां पर आपको अच्छा ढंग से इसको मिल जाएगा। और भी पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समिति ने पाया कि ये कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि विकास तक सीमित है। ठीक है, 1967 में, ये याद रखना, 67 जिले थे। 67 सन क्या है, 1967 था। जिले कितने शामिल किए गए? 67 जिले शामिल किए गए, उनकी पहचान की गई सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए। ये काफी हो गया हमारे पास। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके जी, ब्रटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बताइए ब्रटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? आपका समय शुरू होता है, आप मानव विकास से है, आर्थिक विकास से है, सतत विकास से है या जनजातीय विकास से है? बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपने कर लिया होगा अब तक। इसका आंसर है सतत विकास। देखिए ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है, आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसको कहते हैं WECD, है ना, विश्व पर्यावरण विकास आयोग।
इन्होंने ये यहाँ के इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे हरमन ब्रकलैंड। क्या नाम था उनका? नाम हरमन ब्रकलैंड। इन्होंने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अंदर बात की गई कि हमको पूरे विश्व के विकास के लिए काम करना है। उस रिपोर्ट का नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? ओवर कॉमन फ्यूचर। और चूंकि ये किसने दी थी? हरमन बटलैंड ने दी थी, इसलिए इसको बटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें बात की गई थी ओवर कॉमन फ्यूचर, और यहां पर पहली बार ही सतत विकास की बात की गई थी। किसकी बात की थी? सतत विकास की बात की थी, इसलिए इसका आंसर होगा सतत विकास। अब सतत विकास क्या होता है आप ये समझिए। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए आपका एक पास जंगल है, यहां पर पेड़ है, तो क्या है इसका मतलब कि हम ऐसा विकास करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। वर्तमान पीढ़ी कौन? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाए, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये पेड़ बच जाएं, संसाधन बच जाएं, उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ओके, आगे लीजिए। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई थी? इंदिरा गांधी नहर, है ना, आप मुझे बताएंगे। आपका समय शुरू होता है। आप इंदिरा गांधी के ढेर सारे क्वेश्चन है, बाखड़ा बांध से, हरिके बैराज से, हीराकुंड बांध से, या नांगल बांध से। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने 9वीं में पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा है, हर क्लास के अंदर पढ़ा है। आपका समय शायद हो चुका है, आप इसका बताइए, आपने इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हरिके बैराज। क्या है? हरिके बैराज। लीजिए हम इसके बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छा ढंग से पढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, आप पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर। लीजिए मैं आपके सामने लेके आता हूं, इंदिरा गांधी नहर लेके आता हूं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर की बात करें, हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज क्या है? देखिए, बैराज क्या होता है, ये बांध क्या होता है, जो नदियों का संगम होता है, नदियों का एक नदियां मिलती है। तो यहां पर दो नदी हैं, एक सतलज नदी है जो मानसरोवर में, जो चीन का हिस्सा है, राक्षस ताल से आती है, और एक व्यास कुंड में आती है। और ये दोनों नदियां पंजाब में हरिके बैराज से निकलती है, और वहीं से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज कहां पर है? पंजाब में। अब आगे देखिए आप, ये यहां से राजस्थान प्रवेश करती है। दिमाग को थोड़ा सा क्लियर रखना, राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ का जगह है मसीता वाली। क्या नाम है? मसीता वाली। तो क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कहां से आती है? हरिके बैराज से आती है। कौन सी दो नदियां हैं? सतलज और व्यास है। प्रवेश कहां कर रही है? हनुमानगढ़ में कर रही है, और जगह का नाम मसीता वाली। और आगे देखते हैं हम, यहां पर आपने देख लिया। अब देखिए यहां पर और खास बात देखिए, इसके प्रेरणा, यानी इसको प्रेरणा किसको मिली? इसको प्रेरणा थे कंवर सेन, जो बीकानेर की। इन्होंने किताब लिखी 1948 में। हो सकता है बेटा मैं कुछ जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो देख लिया होगा, तो इसलिए आपके लिए जल्दी नहीं है। इन्होंने किताब लिखी बीकानेर राज्य की पानी आवश्यकता, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, और वहां पर इन्होंने इंदिरा गांधी नहर यानी नहर की आवश्यकता बताई। और उस वक्त इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नहीं था, उस वक्त इस नहर का नाम था राजस्थान नहर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले इसका नहर का नाम था राजस्थान नहर। और ये कहते हैं कि मुझे इसकी प्रेरणा मिली गंग नहर से। कितने क्वेश्चन बन गए हैं। प्रेरणा कौन है? कंवर सेन है। कहां पर इन्होंने लिखा? 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में लिखा। नहर का नाम क्या है? राजस्थान नहर। प्रेरणा कहां से मिली? गंग नहर से मिली। अब आगे देखिए, 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कर दिया गया। अभी भी इंदिरा गांधी नहर नाम नहीं है, राजस्थान नहर है। किया किसने? गोविंद वल्लभ पंत ने किया है। फिर आप इसमें देखेंगे, यहां पर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी ये प्रथम चरण में है, राजस्थान फीडर है, ये आपको सब चीजें आपने उसमें देखी हुई है। हम देखते हैं इसमें हरिके बैराज, इसका आंसर हो गया। मेरा उद्देश्य केवल आपको आंसर देना नहीं, मैंने पहले बता दिया था आपको। मैं आपके साथ में 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसके इर्द गिर्द होंगे, उसकी बात करेंगे हम, है ना। नहीं तो क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पासबुक खोलेंगे तो वहां भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, माफ कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी है? अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं साहब, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी है क्या, कंवर सेन ने, महबूब हक ने, या इंदिरा गांधी ने? किसने दी है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना? किसने दी है? आपने कर लिया होगा इसका आंसर। मैं हर टॉपिक की बात करता हूं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में तो पढ़ रखा है आपने। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा में इन्होंने बताया था कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। ये कहा था पार्ट नंबर 3। इन्होंने कल्याण उपागम माफ कीजिएगा, क्षमता उपागम दिया। इन्होंने कौन सा उपागम दिया? क्षमता उपागम दिया। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ा और छोड़ दिया, आप ये भी देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा हुआ है। आप कंवर सेन की बात करेंगे, बिल्कुल जी हाँ, कंवर सेन ने दी है, बात की है 1948 में अपनी किताब में दी है, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में दिया है। राजस्थान नहर नाम दिया था,
बाद में उसका नाम गंग नहर, और गंग नहर से उनको प्रेरणा मिली है। महबूब उल हक कौन है? ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और यही तो मानव विकास की अवधारणा के जनक है, जिन्होंने विकल्पों में वृद्धि मानव विकास का। इंदिरा गांधी हमारी पहली हमारी महिला प्रधानमंत्री रही है और अभी तक वही रही है। आगे लिखिए, प्रादेशिक नियोजन का संबंध क्या है? मैंने आपसे भी बात की थी और हम यहीं पर बात करेंगे कि प्रादेशिक नियोजन के अंदर मैंने बात किया था कि सर खंडीय नियोजन में तो हमने अर्थव्यवस्था को बांट दिया था। ओके जी, खंडीय अर्थव्यवस्था बांट दिया था। और प्रादेशिक में क्या किया था कि कोई क्षेत्र के हिसाब से योजना बनाई थी। इतना से याद रखना है आपको। अब लीजिए, अब आप मुझे बताइए क्या इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। परिवहन विकास से है, आर्थिक विकास से, या क्षेत्र विशेष के विकास से है? बताइए आप, क्या इसका आंसर होगा? ग्रामीण, परिवहन या आर्थिक विकास या क्षेत्र विकास? बिल्कुल सर, आपने कहा था कि जब हम कोई योजना बनाते हैं, अगर कोई क्षेत्र अगर आर्थिक विकास से अछूता रह जाए तो उसके हिसाब से योजना बनती है, तो इसका आंसर होगा क्षेत्र विशेष के विकास। आगे देखिए आप, मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं तो बेटा इसके कई क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके हैं हमने। जैसे अब इंदिरा गांधी की बात करेंगे हम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस परियोजना में प्रारंभ किया गया? पहले बताइए क्या है सर? ये लक्ष्य क्षेत्र है। हमने सूखा पढ़ लिया, अब परिवहन आ गया, पर पर्वतीय आ गया। आपका समय शुरू होता है, आपको सी भी परियोजना में प्रारंभ किया गया था? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 5वीं में? मुझे बताइए आप किस में किया गया था? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में या फिर 5वीं में ये योजना प्रारंभ की गई थी? आप बताइए। हाँ जी, आपने कर लिया होगा। अब बिल्कुल आसान है, मैंने वीडियो में बताया, पैसे पर्वतीय है और पैसे 5वीं, खत्म बात है ना। तो किसमें किया गया? ये 5वीं में किया गया है, पर्वतीय और 5वीं, याद रहेगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो पढ़ चुके होंगे वो सोच रहे होंगे सर बार बार रिपीट क्यों करवा रहे हैं? रिपीट इसलिए करा रहे हैं कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये 5वीं में चालू है। यूपी के सारे पर्वतीय जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात एक खास करना, अब यूपी क्यों बोल रहा हूं मैं? वैसे तो इसमें उत्तराखंड लिखा हुआ है कि बेटा पहले उत्तराखंड का विभाजन हुआ सन 2000 में, और ये चीजें बताई गई पहले की। और पहले यूपी पूरा एक था, सारे पहाड़ी क्षेत्र। यूपी में कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, उत्तराखंड है आज की। निकिर की पहाड़ी, कच्छारी पहाड़ी, असम में ये योजनाएं शामिल है, दार्जिलिंग में ये है, नीलगिरी की पहाड़ी में है। इसको मिलाकर कुल 15 जिले हैं। तो क्वेश्चन और बन गया, कितने जिले हैं इसमें? 15 जिले हैं। 15 जिले हैं। पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 5 पंचवर्षीय योजना है और 15 जिले इसमें शामिल हैं। आगे 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि यहां पर वो जिले शामिल किए जाएंगे जो 600 मीटर से ऊंचे हैं, 600 मीटर से ऊंचे हैं, लेकिन जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है। आई रिपीट, 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने यह कहा कि वो जिले जो 600 मीटर से ऊंचे हैं लेकिन जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है, वो इसमें यहां पर शामिल किए जाएंगे। बाकी ये सारे उद्देश्य आपने इसमें पढ़ लिए होंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग का गठन कब किया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017? बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपने कर लिया है, मैंने पहले ही बताया था। योजना आयोग का स्थान लिया नीति आयोग ने। इसको अपन राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था भी कहते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और ये बनी है 1 जनवरी 2015 में इसने स्थान लिया है योजना आयोग का। आगे, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन हैं? द पॉपुलेशन बम, अरे भैया आपको बता दूं, हम जब सतत विकास की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सतत विकास की अवधारणा 1980 के करीब आती है, जब पहले ये देखा गया था कि विकास केवल आर्थिक रूप से विकास है क्या। फिर देखा गया नहीं जी, विकास का मतलब है कि हमको हर क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा, मानव के लिए विकास करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। तो एक किताब आती है द पॉपुलेशन बम, एक किताब आती है द पॉपुलेशन बम, और एक आती है आपके पास में द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब इनकी किताब के रचयिता कौन है ये आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। मुझे बताइए, आपने इसका आंसर कर लिया होगा भैया। देखिए, द पॉपुलेशन बम, मुझे ध्यान है कि बम है, बम कहां फूटता है? हवा में फूटता है। कहां फूटता है? हवा में फूटता है, एयर में फूटता है, तो इसका आंसर एयर लिच हो गया। बम कहां फूटेगा? एयर में, एयर लिच हो गया। और द लिमिट्स टू ग्रोथ किसकी है? मिडोस की है भैया। किसकी है? मिडोस की है। रेडजर की किताब का नाम भी यहां पर आ सकता है, एंथ्रोपोजोग्राफी है। क्या नाम है सर? एंथ्रोपोजोग्राफी है। ओके जी, आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ जी, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक, ये तो बिल्कुल आसान अभी किया था, मिडोस। क्या था? मिडोस। इनके सन भी याद करें आप, 1972 के अंदर, इसके अंदर घड़ी को आओ
आगे चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, कब उद्घाटन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत साहब ने किया था 31 मार्च 48, 31 मार्च 52, 31 मार्च 66 या 58? ये तो आप बताएंगे, बिल्कुल आप बताएंगे। आपको बता दिया, हरि के बैराज से निकलती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, इसमें 2 चरणों के अंदर इसका काम हुआ है, सारी चीज आपको पता है। इसका आंसर है 31 मार्च 1958। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसमें पानी छोड़ा था। आगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, आप बताइए? कृषि विकास है, पारितंत्र विकास है, परिवहन विकास है या भूमि उपनिवेशन है? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? यहां से आप सोचिए। देखिए, आपको इंदिरा गांधी में क्या करना, सतत पोषणीय विकास करना है, तो बेटा वहां पर आपको उसकी चारों ओर का जो पर्यावरण है, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हो गए, वहां की अर्थव्यवस्था हो गई, वहां की मिट्टी हो गई, वहां की वनीकरण हो गया, सब पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पारितंत्र विकास होगा, पारितंत्र विकास होगा। कृषि विकास करना उद्देश्य नहीं था, वहां की पूरी चारों ओर का जो वातावरण था, उस परिदृश्य को बदलना इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? आईडीटीपी, ये आप बताएं क्या होगा इसका आंसर? समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम या समन्वित परिवर्तित परिवहन विकास कार्यक्रम? क्या इसका आंसर होगा? सर आई यानी होता है इंटीग्रेटेड, तो ये समन्वित तो सब में आ गया, कोई बात नहीं। टी अब होता है टी यानी होता है ट्राइब, है ना, तो जनजातीय आएगा, और डी यानी डेवलपमेंट और विकास प्रोग्राम, तो समन्वित जनजातीय विकास का प्रोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की गई थी, जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की थी, आपने इसमें पढ़ा होगा। आप ऑप्शन है 71, 74, 77 या 79। आप बताइए इसका आंसर कब होगा? मैंने बताया भी था कि एक उसमें बताया था आपको, मैंने आपको याद हो, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो जिले 600 मीटर से ऊपर है लेकिन जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है, वो आपकी पर्वतीय विकास योजना में आएंगे, और इसका आंसर है यहाँ पर 1974। ओके जी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग ने नीति आयोग का स्थान कब ले लिया? भैया जब उसकी स्थापना हुई तभी स्थान लिया था, अभी बात की थी हमने 1 जनवरी 2015। आपके क्वेश्चन आ जाए स्थान कब लिया तो भी आंसर है, और इसकी स्थापना कब हुई नीति आयोग की तो भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल है? अभी बताया था। और इत्तेफाक देखिए, अभी इत्तेफाक बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 15 और इसका आंसर भी है 15, है ना। और वैसे पर्वतीय विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है और पैसे 15, ठीक है, 15 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। जिले बता दिया आपको, उत्तराखंड के जिले हैं, मिकिर की पहाड़ी है, असम में है, और आपके पश्चिम बंगाल के जिले हैं। अगला क्वेश्चन, भरमौर को जनजातीय क्षेत्र के रूप में कब अधिसूचित किया गया है? भरमौर को कब अधिसूचित किया गया है? आपका समय शुरू होता है अब। आप मुझे बताइए, 21 जनवरी 1975, 21 नवंबर 1975, 26 जनवरी 1976 या 26 नवंबर 1976? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर सर 21 नवंबर 1975 होगा। अब सर भरमौर के बारे में थोड़ा तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, पहली बात तो भरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, जिला चंबा है, तहसील भरमौर और होली है। गद्दी जनजाति यहाँ की आवासीय जो जनजाति यहाँ पर खास बात देखेंगे, 3 नदियां हैं, रावी है, बुदिल है और तुंदा नदी है। 4 क्षेत्र है, होली, खानी, कुप्ती, तुंदा। सबसे ज्यादा विकास हुआ है जो होली का हुआ है। उत्तर में पीर बंजार है, दक्षिण में धौला दर्शन। ये चीजें समझने वाली है। आपके पास में यहाँ पर है 70 में गद्दी जनजाति को एसटी में शामिल किया गया था, और ये देखिए आप 21 नवंबर 1975 को यह जनजातीय सूचना अधिसूचित यह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में अधिसूचित हो गया है। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो गया 21 नवंबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमार जनजाति क्षेत्र में किस जनजातीय समुदाय का आवास है? अभी भी बात की थी किसका आवास है? आप देखिए ऑप्शन, देखिए, गद्दी है क्या, भील है क्या, गरासिया है क्या, मीना है क्या? अरे भैया उत्तराखंड की है तो मीना, गरासिया, भील तो हो ही नहीं पाएंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गद्दी हो जाएगा। आपने कर लिया होगा पहले। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी? ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैंने दिया, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं हमेशा हम।
है ना। तो आप बताइए, मैंने वहां पर नोट्स में भी है, आपने करा होगा, बिल्कुल करा होगा। बताइए क्या होगा, 15.63 लाख हेक्टेयर, 16.34 लाख हेक्टेयर, 18.20 लाख हेक्टेयर या 19.63 लाख हेक्टेयर? क्या आंसर है बेटा? सर जी ने बिल्कुल पढ़ा है हमने, आसान है। 19.63 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्र है जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ओके जी। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहां पर स्थित है, ये भी अभी बात की थी हमने। मैं ऑप्शन दे दिया, मैं टाइम भी नहीं चलाऊंगा, आप तो बता दीजिए। 1 2 3 4 5 कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। जिला कौन सा है? चंबा है। सर कौन सा है? चंबा। तहसील कौन सी है? तहसील दो है, एक तो भरमौर है, एक आपकी हौली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1967 में योजना आयोग ने देश में कितने जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की है? मैंने कराया था अभी, सूखा संभावित जिला करा था, जिसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई है। 30, 67, 75 या 97? बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? समय भी शुरू कर दिया था। हाँ, क्या इसका आंसर होगा? आसान है सर, आपने बताया था 1967, तो जिले भी कितने? 67। ठीक है, ओके जी। तो यहां पर हो जाएगा 67 आंसर हो जाएगा। बेटा मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। हमने इस क्वेश्चंस के साथ में चैप्टर्स के बाकी जो सराउंडिंग जो चीजें हैं वो भी करने की कोशिश की है। बस आप अपना साथ, अपना विश्वास खुद पर यूं बनाए रखें। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ में वेडनेसडे को। अब लगभग हमारा एक कोर्स पूरा होने वाला है, दोनों बुक होने वाली है, फिर उसके बाद हम ढेर सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।